हाय, चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों वेक्टर्स की। तो लास्ट कक्षा में अपन लोगों ने जो पढ़ा था, जहां पर अपनी गाड़ी थी, उस गाड़ी से अब अपन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे की बात करने वाले हैं, आगे की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं भैया कि आज हमारे पास है क्या, कहां तक अपन लोगों ने गाड़ी को छोड़ा था, वो सारी चीजें देखेंगे। आज अपन लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें अपना सबसे पहला टॉपिक जो है, वो सबसे पहला टॉपिक है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं आज की बात करूं तो आज का अपना जो टॉपिक है, आज के सारे टॉपिक्स अगर अपन देखें यहां पर, तो सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। फिर अपन लोग बात करने वाले हैं इसका एनालिटिकल मेथड की। फिर अपन लोग यहां पर बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस की। फिर अपन लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो चलिए आगे की बातें सारी अगर अपन देखें यहां पर, तो मेरे पास यहां पर 4 चीजें हैं आज पढ़ने के लिए। अच्छा, लास्ट कक्षा की अगर अपन लोग बात करें कि भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो अगर अपन रिकैप करें लास्ट क्लास का, तो उसमें हमारे पास हमने सबसे पहले तो ये बात करी थी, और मैंने कहा था मेरे लिए वेक्टर यहीं खत्म हो गया जब मैंने आपसे कहा कि वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आई एम गुड हेकांशी, हाउ आर यू? गुड टू सी योर मैसेज बडी। सो वेक्टर का मतलब होता है अपने पास मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बेसिकली यही मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरे पास एक वेक्टर होता है। अगर मैं इसमें और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊं, तो यहां पर मेरे पास, जब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बातें कर रहा था, उस केस में मैंने आपसे कहा था कि जो मेरे पास लेंथ होती है, वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। याद आया कुछ? और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो एरो होता है, ये एरो मुझे शो करता है डायरेक्शन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने अपने नोट्स भेज दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहे हो तुम लोग, और उन सब में एकांशी के नोट्स सबसे सुंदर थे भाई। चलिए अब अगर अपन आगे बात करें, तो यहां पर मैंने कहा था कि एक और रिप्रेजेंटेशन है। ए के ऊपर मैं ऐसे बार लगा सकता हूं, या फिर मैं एरो लगा सकता हूं, या फिर अगर टाइम पास ही करना है तो मैं बोल्ड करके अगर ए लिखूंगा, तो ये भी मेरे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। तो ये मेरे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कुछ कुछ तरीके हैं। अच्छा, अब अगर मैं आगे बात करूं इसमें और, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीजें आती हैं, वो नेक्स्ट चीजें क्या थी, और उन सब में इंपॉर्टेंट क्या था? हमने एक बात करी थी नल वेक्टर की, और भी बहुत सारे टाइप्स पर बातें करी थी, बट उन सारे टाइप्स पर जाने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपन ने एक बार रिकैप कर लिए, रिकॉल कर लिए हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास नल वेक्टर है, मेरे पास यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था और डायरेक्शन होती थी। और अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए मेरे पास के कैप, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर्स थे। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, एंड जेड एक्सिस का मेरे पास के कैप, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर्स थे। अगर मैं यहां पर और बात करूं, तो इस चीज को फिर मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर एडिशन की बातें करी थी, और एडिशन की जब हम लोग बातें करेंगे, तो वेक्टर एडिशन के केस में हमारे पास जो लॉ आएंगे, वो 3 तरह के लॉस थे हमारे पास। एक था हमारे पास ट्राइंगल लॉ, एक था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, एक था हमारे पास पॉलीगन लॉ। अब आज अपन लोग बहुत आराम से, सुकून से पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं वेक्टर के एडिशन की। सारी चीजें सीखेंगे, सारे फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, उनका यूज सीखेंगे, क्योंकि अगर आज हमने इसमें महारत हासिल कर ली, तो भाई समझ लो कि फिजिक्स के जो लोग कहते हैं ना कि न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं बनते हैं, उनके सबके न्यूमेरिकल्स बनना आसान हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर चीजों को आसान करने के लिए होता है, मुश्किल करने के लिए नहीं होता है। तो मेरे साथ बोलना आपको भी है कि भैया वेक्टर किस लिए होता है? वेक्टर चीजों को आसान करने के लिए होता है। अब अगर मैं यहां पर समझूं, तो ये मैंने सारी चीजें पढ़ी थी लास्ट टाइम। अब मैं आ चुका हूं भैया किस पर? मैं आ चुका हूं ट्राइंगल लॉ पर। अगर मैं ट्राइंगल लॉ पर आ चुका हूं, तो ट्राइंगल लॉ के लिए हमने क्या सीखा था? ट्राइंगल लॉ के लिए हमने यह सीखा था कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, जिसको मैंने कहा कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मुझे ऐड करना है। मान लेते हैं मेरे को एक और वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इस बी वेक्टर के साथ
मुझे इस ए वेक्टर को ऐड करना है और रिजल्टेंट निकालना है। तो जब मुझे यहां पर रिजल्टेंट निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके, तो फाइनली मेरे पास आउटपुट कैसा आने वाला है। तो वो हमसे ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो आप इनको इस तरह से अरेंज करिए कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ अरेंज हो जाए, मतलब कि वो किस में आ जाए, वो आ जाए हमारे ऑर्डर में। अगर मैं दो वेक्टर्स को ऑर्डर में ले लूं, ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया, और तो यहां पर जब इन दो वेक्टर्स को अगर आप ऑर्डर में लेते हैं तो आपके पास जो थर्ड और क्लोजिंग साइड होती है इस ट्राइंगल की, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि यहां पर अगर ये मेरे पास आर वेक्टर है तो ये आर वेक्टर बेसिकली वेक्टर एडिशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। सो ट्राइंगल लॉ मुझसे ये कहता है कि इफ two vectors are represented by two sides, consecutive sides of a triangle, both in magnitude and direction and taken in order. Order मैंने बता दिया कि किस तरह से, taken in order, then the closing side of the triangle taken in opposite order will give you the resultant of those two vectors. A vector और B vector है तो इन दोनों का रिजल्टेंट A vector प्लस B vector यहां पर अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से इनको अरेंज करा जाता है। दैट्स इट। बस अगर आपको इतना पता है तो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो चुकी है। हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया है, हम इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। अगर मेरे पास, ये तो पहली कंडीशन हुई, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भाई ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, मान लेते हैं। अब मैंने कहा भाई ट्राइंगल लॉ का मुझे जरा यूज करके इसको दिखाओ कि कैसे होगा। तो मैंने कहा लो भाई कर देता हूं, उसमें क्या है मेरे लिए। ये मेरे पास यहां से एक वेक्टर ऐसा आ गया। अब इसमें गलती क्या नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी है कि इस वेक्टर को, क्योंकि डायरेक्शन तो इस तरफ रहेगी, मगर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली कहीं पर भी। तो मैं इसको शिफ्ट इस तरह से करूंगा कि यहां पर इसकी टेल अरेंज हो जाए, यानी ये हो जाए मेरा बी वेक्टर। और अगर ये मेरा बी वेक्टर बन गया तो फाइनली मेरे पास यहां पर इसका ये जो क्लोजिंग साइड होगी, क्योंकि ऑर्डर तो ऐसा होता बट मुझे अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ये मेरे पास इसकी क्लोजिंग साइड हो गई और ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं तो उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकल के मेरे पास आ गया। सो ये मेरे पास बेसिकली ट्राइंगल लॉ है और ये ट्राइंगल लॉ मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ये बात? जल्दी से यस नो करो जरा जल्दी से कि हाँ हाँ ठीक है क्लियर है हमको। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे अपन। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो यहां पर अपने पास जब ए वेक्टर बी वेक्टर की बातें हो गई हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर की बातें हो गई हैं, तो अब मुझे इसको एनालिटिकली, जैसा मैंने कहा, मुझे अब इसको एनालिटिकली ये प्रूव करना है। प्रूव करना है इन द सेंस की क्या प्रूव करना है भाई? आप मैं हर बार ग्राफ तो बनाऊंगा नहीं कि मैं पहले एक लाइन खींचूं ए वेक्टर, फिर स्केल से मेजर करके और डी का यूज करके दूसरी लाइन बनाऊं, फिर दूसरी लाइन बनाने के बाद फिर मैं एक तीसरी लाइन बनाऊं, फिर स्केल से मेजर करूं और निकालूं रिजल्टेंट। वो नहीं कर पाएंगे अपन। अब अगर अपन वो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे अपन? तो भाई इसके लिए आपको सिंपल, बहुत सिंपल काम करना है, मैथमेटिकली इस चीज को ड्राइव करके लाना है। तो अब मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया। क्या बताया स्टेटमेंट? सुन लीजिए अच्छे से। व्हेन two vectors are represented by two sides of a triangle, both in magnitude and direction and taken in order, then the third side, the closing side of the triangle, will represent the resultant of those two vectors both in magnitude and direction. That's it. ये क्लियर है? ओके, चलो अब अगर ये भी क्लियर है तो अब यहां पर अगर हम आ जाएं तो भाई अब हमारे पास इसका एनालिटिकल मेथड, मतलब कि अब मुझे एनालिटिकल मेथड, मतलब अब मुझे इसको मैथमेटिकली आपको बताना है कि मैं मैथमेटिकली कैसे निकालने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली कैसे निकालने वाला हूं बताऊं आपको, तो देखिए जरा गौर से
भाई ये मेरे पास ए वेक्टर है, मान लेते हैं ये मेरे पास बी वेक्टर है। अब ये दोनों के दोनों मेरे पास ऑर्डर में अरेंज हैं, और अब मुझे अगर रिजल्टेंट चाहिए तो मेरा रिजल्टेंट तो ये बना लिया मैंने यहां पर, और थोड़ा सा थिक बना देता हूं इसको। ये मेरे पास बन गया इसका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर। बिल्कुल आराम से समझिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं आप सबको, और वो बात ये है दोस्तों कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हो, उस केस में आपको कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान क्या रखना पड़ता है? ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो या तो वो दोनों उस पॉइंट से अवे पॉइंट आउट करें, ये ए वेक्टर है या बी वेक्टर, या तो वो दोनों उस पॉइंट से अवे पॉइंट आउट करें, या फिर वो दोनों उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करें। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो या तो ये दोनों के दोनों उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करें, या फिर वो दोनों उस पॉइंट से अवे पॉइंट आउट करें। अगर अवे पॉइंट आउट करेंगे तो भी थीटा है, अगर वो उस पॉइंट की तरफ कर रहे हैं तो भी एंगल सही है। मगर अगर आप ये कहो कि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में नहीं है, आपको इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा और ये एंगल आएगा आपके पास, या इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये एंगल होगा आपके पास बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। मतलब कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकाल रहे हैं तो वो या तो दोनों उस पॉइंट से अवे की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, या दोनों उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच में एंगल निकाल पाते हो। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई है तो अब अपन लोग इस चीज को और देखें। ये देखो, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो बेसिकली मेरे पास यहां पर जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आ रहा है वो ये वाला एंगल आ रहा है। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आप बोलोगे कि बाबा जी ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे मेरे भाई कि अगर आप देखो ये वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए। यहां पे ऐसे क्यों ले जाना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों अवे होना चाहिए पॉइंट आउट, तभी तो आप कहोगे कि ये एंगल है ए और बी के बीच में। अगर आप देखो तो यहां पर अभी आप जब इसको यहां रखे हुए हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में ये हो रहा है कि ये इस पॉइंट की तरफ है और ये अवे है, तो ये एंगल तो थीटा नहीं होगा। तो इसको मैंने आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्चुअली में ए और बी के बीच का एंगल आ गया आपके पास। अब एक बात और समझिए अच्छे से, और वो बात ये है कि अगर आपको इनके बीच में रिजल्टेंट निकालना है तो ए वेक्टर आपके पास, मान लेते हैं इसको मैंने कह दिया P, इसको मैंने कह दिया Q, इसको मैंने कह दिया S। अब अगर आप देखें तो ये जो PQ है वो ए वेक्टर, बेसिकली ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला है ए, सिर्फ ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? बी। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? आर। क्योंकि भाई जब हम वेक्टर का साइन हटा देते हैं तो वो बचता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है अपने पास लेंथ। बिल्कुल सिंपल, क्लियर कट है अपने पास। अगर ये क्लियर कट है तो भाई यहां से आप सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्यों करो? सिखा रहा हूं, और इस डेरिवेशन की आपको बूटी भी दे रहा हूं, और इस बूटी के बाद ये डेरिवेशन कभी मुश्किल होने वाला नहीं है। अगर आप स्कूल लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि इस बार ये एग्जाम में आ रहा है, आउट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर ये आपके लिए आउट क्वेश्चन है तो अब यहां पर अगर अपन देखें तो मुझे बेसिकली, अगर मुझे इस वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए PS। अगर ये लेंथ PS चाहिए तो मैं बोलूंगा, यहां पर देखिए डेरिवेशन की बूटी, यहां पर एक ट्राइंगल में ले लूंगा, ट्राइंगल PS, इसको बोल दिया T। इस PST ट्राइंगल से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और मैं PS स्क्वायर को लिख दूंगा ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब मुझे प्रॉब्लम यह है कि ना तो मुझे PT निकालने के लिए QT की वैल्यू भी नहीं पता और मुझे ST की वैल्यू भी नहीं पता।
अब अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू ही नहीं पता कि SQT की वैल्यू क्या है और ST की वैल्यू क्या है, अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं पता तो अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल और दिखेगा SQT, इन ट्राइंगल SQT, और इस ट्राइंगल SQT में मैं आऊंगा और यहां से मैं QT और ST निकाल लूंगा और मेरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दो डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के लिए सिर्फ दो ट्राइंगल देखने हैं। अगर आपने वो दो ट्राइंगल निकाल दिए, ये डेरिवेशन आपके लिए हलवा हो जाने वाला है। देखो कैसे, अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि भाई यहां पर देखो ट्राइंगल PST, अगर इस PST ट्राइंगल में मैं आऊं और मुझसे कहा जाए कि भैया रिजल्टेंट तो PS है, तो मैं कहूंगा इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। और अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो मुझे PT तो पता नहीं है पूरा, तो मैंने कहा भाई मैं इसको लिख देता हूं PQ प्लस QT, क्योंकि भाई लेंथ ही तो चाहिए मुझे, और लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो जाएगा PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस QT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई है सर? प्रॉब्लम यहां पर है कि मुझे QT और ST तो पता ही नहीं है। अब अगर मुझे QT और ST नहीं पता तो मैं आगे कैसे सॉल्व करूं? यस सर नो सर करते रहा करो भाई, जागते रहा करो सब। हां, तो अगर अपन देखें यहां पर कि मुझे पता होना चाहिए, अब PS की वैल्यू तो मुझे पता है कि R है, मुझे PQ की वैल्यू पता है कि इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड होगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A होगा, तो PQ मुझे पता है कि A होगा। मुझे QT नहीं पता, मुझे ST भी नहीं पता। अब अगर मुझे QT और ST नहीं पता तो इस ट्राइंगल में मैं आकर ST और QT निकालूंगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में आ जाएंगे? हम आ जाएंगे अब SQT में, इन ट्राइंगल SQT। SQT ट्राइंगल में जैसे ही आएंगे, साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ST, हाइपोटेन्यूज क्या है? SQ। अब आप देखो ST आपको निकालना है और SQ की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता है। इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड, और अगर ये B वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड B होगा, वही लेंथ है, तो SQ की वैल्यू हो गई B। तो ये आ जाएगा ST इज इक्वल टू B साइन थीटा। ये SQ की वैल्यू हो गई B इधर आ गया तो ये हो गया B साइन थीटा। ST की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अब मुझे चाहिए यहां पर वैल्यू इस सेक्शन की, ST के बाद QT की। तो इन ट्राइंगल SQT, इस ट्राइंगल में अगर अपन आ जाए तो मुझे QT, ये क्या है? बेस, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा QT अपॉन QS इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये कॉस थीटा है तो QT की वैल्यू क्या आ जाएगी? QS कितना है मेरे पास? QS की वैल्यू मेरे पास है B, और B इधर चला गया तो ये हो जाएगा B कॉस थीटा। तो मेरे पास QT की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास QT की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास ST की वैल्यू भी आ गई है, मतलब QT आ चुका है, ST आ चुका है, मेरे को PQ पता है, मेरे को PS पता है, डेरिवेशन खत्म। यही तो कहा था, यही बूटी तो बोली थी कि सिर्फ दो ट्राइंगल लेने हैं और ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, और ये समझना है कि मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और कुछ नहीं समझना। अगर इतना कर लिया तुमने तो यहां पर अगर अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं आऊंगा, मैं यहां पर PS की जगह पर R रख दूंगा, PS की जगह R रख दूंगा, PQ की जगह पर मैं रख दूंगा A, QT की जगह पर मैं रख दूंगा B cos थीटा, और ST की जगह पर मैं रख दूंगा B sin थीटा। अब ये सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इक्वेशन 1 में आ जाता हूं, PS की जगह पर रख देता हूं R, तो R स्क्वायर, PQ की जगह पर रख देता हूं A, QT की जगह पर रख देता हूं B cos थीटा
का स्क्वायर प्लस एस टी इज बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर अपन देखें यहां पर तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया आर स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो जरा जल्दी से, ये मैंने लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहां पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अपन देखें तो यहां पर फिर क्या बच रहा है 2ab कॉस थीटा, तो प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहां पर आपके पास क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ये आपके पास रिजल्टेंट निकल के आ गया, दो वेक्टर ए और बी का। तो ए और बी का रिजल्टेंट आ गया अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद कर डालो इसको, दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि जब भी दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनने वाला है वो रिजल्टेंट बनने वाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट बनने वाला है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर एक बार ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिस भी करने वाले हैं इसकी, इसीलिए बिल्कुल टेंशन उस चीज की लो मत। आ जाओ जरा जल्दी से वापस। अब अगर अपन यहां पर देखें कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर अपन को निकालना है तो यहां पर अगर आप गौर से देखें, फिर से डायग्राम बना रहा हूं, यह आपके पास आर वेक्टर था, यह आपके पास ए वेक्टर था, यह बी वेक्टर था, और ये आपने जब बनाया था तो ये P था, ये Q था, ये R था, PQS और ये T, और इस एंगल को हम थीटा बोल रहे थे और इसको हम अल्फा बोल रहे थे। अल्फा बेसिकली आपका एंगल है किसका, ये रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और ये एंगल मुझे निकालना है क्योंकि तभी तो मैं डायरेक्शन निकाल पाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे यहां पर ये एंगल अल्फा चाहिए, और उसके लिए मैं यहां पर ले लेता हूं tan अल्फा। अगर मैं यहां पर tan अल्फा ले लूं किस ट्राइंगल में, PST में, सो इन ट्राइंगल PST tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ST, और बेस क्या है आपके पास, PT। अब PT को आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू ST। PT को आप क्या लिख सकते हो, PT को आप लिख सकते हो PQ प्लस QT, और अगर ये PQ प्लस QT है तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ST। बच्चों ST क्या है अपने पास, ये क्या था ST, ये देखो ST की वैल्यू क्या थी, B साइन थीटा, QT की वैल्यू क्या थी, B कॉस थीटा, तो ये हो गया ST B साइन थीटा। PQ क्या हो गया A, QT क्या हो गया B साइन थीटा, तो आया B कॉस थीटा। तो आया समझ में कि नहीं आया, ये हमारे पास निकल कर आ चुका है किस चीज का फॉर्मूला, रिजल्टेंट के डायरेक्शन का। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें यह बता देगा कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है। क्लियर है ये बात, यस और नो, यस और नो, सारे लोग बताओ
सारे लोग बताओ मुझे कि ये क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अब ये तो अपने पास क्लियरिटी आ गई कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करता हूं यहां पर कि भाई अब मैं एक एक करके केसेस लूंगा और बहुत आराम से गहरी सांस लो। वेक्टर आज हम सीख के ही जाएंगे, वेक्टर हमारे खून में घुस जाना चाहिए आज। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं सबसे पहले यहां पर यह केस ले रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, या तो आप उन्हें कहें पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है या फिर परपेंडिकुलर हैं, तो भैया अब ये आप देखो, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर ये एंगल 0 डिग्री है, इस केस में हमारे पास यहां पर थीटा रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 0 होता है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट अंडर द रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो रिजल्टेंट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्वियसली मुझे डायरेक्शन भी मांगी जाएगी, मैं डायरेक्शन भी अपने फॉर्मूले से एक बार निकालकर जरूर दिखाऊंगा। तो अगर मुझसे कहा गया कि डायरेक्शन बताइए इसकी, ऑब्वियसली आना तो इसी डायरेक्शन में चाहिए, मगर फिर भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला था tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा तो 0 डिग्री है तो 0 रख दो, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो tan अल्फा आपके पास आ गया 0, तो अल्फा क्या आ गया आपके पास 0। हेंस आपके पास यहां पर जो tan थीटा है उसकी एंगल भी, रिजल्टेंट का एंगल भी 0 डिग्री आ गया, मतलब कि रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आने वाला है। रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। अल्फा 0 डिग्री है। आई होप ये क्लियर है। देख लो जरा इसको सब लोग अच्छे से एक बार। जब 0 डिग्री होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो उस केस में मेरे पास ये सुंदर सा रिजल्टेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर अपन बात करने जा रहे हैं केस 2 की, केस 2 मुझसे क्या कहता है, केस 2 मुझसे यह कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। मतलब अब मुझे अगर यहां पर डायरेक्शन निकालनी है तो भाई मुझे कैसे निकालूं मैं डायरेक्शन, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। अब मुझे ये पता करना है, अभी अपन पैरेललोग्राम लॉ भी सीखेंगे, तब मैं बताऊंगा कि ये मेरा रिजल्टेंट है।
अगर ये, और वैसे भी इसको उधर ले जाके रिजल्टेंट तो यही आने वाला है, ये एंगल अल्फा है। अब मुझे अल्फा निकालना है, कैसे निकालूं? तो भैया डायरेक्शन भी निकालना अपन को आती है, निकाल देते हैं डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला है बोलो जरा मेरे साथ? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रखेंगे तो tan अल्फा आपके पास हो जाएगा बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू क्या आ गया? tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू b अपॉन a, क्योंकि cos 90 हो गया 0, sin 90 है आपके पास 1, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? tan इनवर्स b अपॉन a। सो बेसिकली आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट का एंगल आएगा tan इनवर्स b बाय a। अब जो भी b है जो भी a है, अगर दोनों बराबर हैं तो b दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है? 45, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आ जाएगा। भाई डिपेंड करेगा, यस और नो? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? तो अगर वहां पर आप कभी आगे जाकर अगर कभी नेगेटिव का साइन भी गलती से आया तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लिखना है, इसीलिए हमने वहां पर मॉड लगाया है। ओके, अब आगे बात करते हैं, केस 3 की तरफ चलते हैं। केस 3 हमसे क्या कह रहा है? केस 3 हमसे यह कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तब क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तब क्या होगा? तो हमने कहा भाई हम वो भी बता देते हैं, यानी कि एंटी पैरेलल है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, मतलब कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ये ए वेक्टर है, यहां पर मेरे पास बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। सो अगर ये 180 डिग्री इनके बीच का एंगल है तो यहां पर मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल 180 डिग्री। अब देखो जरा रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है भैया? कॉस 180 होता है, मैंने कहा था 90 से ऊपर जब भी वैल्यू हो उसको 180 से क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे ही 180 से माइनस करोगे 180 माइनस 180 हो जाएगा 0। कॉस 0 होता है अपने पास 1, मगर क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है इसीलिए बाहर लगा देंगे माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट? r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। सो आपके पास अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पर हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट आने वाला है मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 कॉस माइनस 1 होता है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी। क्यों? अगेन ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, है ना। और यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं डायरेक्शन रिजल्टेंट की, तो देखो डायरेक्शन क्या होगी भैया? रिजल्टेंट क्या है आपके पास? दोनों का डिफरेंस। अगर रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस है तो अगर a बड़ा होगा तो डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी? a की। अगर b बड़ा होगा तो डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी? b की। तो जो बड़ा होगा उसकी साइड आएगी डायरेक्शन। और मैं यहां पर लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू, याद करो अभी बताया था फॉर्मूला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो tan अल्फा इज बेसिकली b साइन 180 अपॉन a प्लस b कॉस 180। साइन 180 क्या होता है? 180 से 180 को माइनस करो, बचेगा 0। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है 0।
साइन 0 अगर 0 होता है तो ये चीज तो 0 आ रही है, मगर अगर आप गौर से देखो यहां पर कि भैया मेरे पास डायरेक्शन तो 0 आ रही है, थीटा 0 आएगा, मगर इसको अपन 180 भी लिख सकते हैं भैया, या तो इस डायरेक्शन में आएगा ए बड़ा है तो, और अगर इस डायरेक्शन में आएगा अगर बी बड़ा है तो ये मेरे पास एक और केस हो गया, जिस केस में अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो मैं उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बड़ी आसानी के साथ निकाल सकता हूं, और वो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर फॉर्मूलाज पता है तो बड़ी आसानी से वैल्यूज आ जाएंगी। यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर अपन देखें यहां पर, एक मिनट, ओके चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भैया मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरे पास एक फोर्स है 3 न्यूटन का, और ये फोर्स है मेरे पास 4 न्यूटन का, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। मुझे बताइए कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और रिजल्टेंट के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन होगी बेस के साथ वो क्या होने वाली है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि मुझे पता है 90 डिग्री पर रिजल्टेंट हो जाता है √a² प्लस b², cos 90 0 हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास √3² प्लस 4², यानी रिजल्टेंट आ जाएगा √9 प्लस 16, यानी रिजल्टेंट आ जाएगा √25, यानी कि रिजल्टेंट आ जाएगा 5 न्यूटन। अब मुझसे यह कहा गया कि इसकी डायरेक्शन भी बताइए, तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? डायरेक्शन का फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी। बी कौन होता था? इसके साथ अगर रिजल्टेंट का एंगल निकालना है तो बी दूसरा वाला होता था, तो बी साइन थीटा, साइन क्या है यहां पे, थीटा क्या है 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि बाबा जी ये बताइए कौन सा ए और कौन सा बी? तो भैया ए और बी की अगर अपन लोग चर्चा करें यहां पर, तो ए और बी आप जिसके साथ एंगल निकालते हो वो ए होता है, और जिस दूसरा वाला जो होता है वो बी होता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ए मेरे पास 3 है और बी मेरे पास 4 है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 cos 90 0। और अगर मैं यहां पर इन ट्राइंगल्स को याद करूं तो ये मेरे दिमाग में खून में बस जाने चाहिए कि अगर 3 4 5 का ट्राइंगल है तो वहां पर थीटा 37 डिग्री होगा, और अगर ये मेरे पास 4 3 5 का ट्राइंगल है तो ये मेरे पास एक 53 डिग्री होगा। अगर यहां पर देखें हम तो मेरे पास क्या आ रहा है, tan अल्फा 4/3, tan अल्फा 4/3 मतलब कि ये 4/3 हो गया tan थीटा 4/3 हो गया, मतलब 53 डिग्री एंगल हो गया। सो अल्फा इज बेसिकली 53 डिग्री। क्लियर है? सो अल्फा इज बेसिकली 53 डिग्री इन दिस केस, और बड़े आसानी के साथ मैंने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं निकल कर आई। तो ये मेरे पास बड़े आसानी के साथ निकल के आ गया। अब मैं इसका एक केस और लेता हूं। अगर मैं इसका एक केस और लूं तो यहां पर मेरे पास, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास यहां पर 8 न्यूटन है और इसी डायरेक्शन में मेरे पास 6 न्यूटन है। मुझे ये बताइए कि रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और मुझे ये बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे चर्चा करूं, है ना, डायरेक्शन के लिए बेटे कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला अपने पास होता है। आपको बस ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ती है। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकाला था अपन ने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसमें बी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी, यहां पर
बी की वैल्यू मेरे पास थी 4 और ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू थी मेरे पास 3। सो ये आ गया मेरे पास बी यानी कि 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90, cos 90 होता है 0, तो ये बचा 4/3। 4 3 5 का ट्राइंगल अगर है तो ये अपने पास 53 डिग्री है, 3 4 5 का ट्राइंगल है तो ये 37 डिग्री है। बस इतना ही याद रखना है, एंगल के सामने वाली साइड अगर 3 है तो आप पक्की बात है 37 डिग्री है, एंगल के सामने वाली साइड 4 है तो वो आपके पास 53 डिग्री है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, अगर मैं यहां रिजल्टेंट देखूं तो क्या ये दोनों के दोनों मेरे सेम डायरेक्शन में है? अगर ये दोनों मेरे सेम डायरेक्शन में है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया ये ऐड हो जाएंगे दोनों, a प्लस बी आ जाएगा, इसका आंसर 6 + 8 यानी कि 14 न्यूटन। क्योंकि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है? रिजल्टेंट आ जाता है उनका सम। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो अल्फा आ जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आता है। ये हमने सीख लिया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, बेटा कोई सा भी केस लगाइए आप लोग, कोई से भी केस में अगर आप बात करेंगे तो हर बार आपको सिर्फ बी, थीटा और ए की वैल्यू रखनी है और आपके पास डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। tan अल्फा क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। b क्या होता है? जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं वो a और जो दूसरा वाला है वो b। बस वैल्यू रखो, आंसर सामने आ गया, है ना। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेरे पास 10 न्यूटन है और ये मेरे पास 4 न्यूटन है, तो ये मेरे पास केस 3 बन गया भैया। अब केस 3 बन गया मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि मुझसे कहा गया इसका रिजल्टेंट निकाल के लाओ, इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? तो मैंने कहा भाई रिजल्टेंट आने वाला क्या है? रिजल्टेंट मेरे पास आएगा इन दोनों का डिफरेंस 10 - 4 मॉड, इसलिए क्योंकि नेगेटिव नहीं लिखना है और 10 बड़ा है 4 छोटा है, और क्योंकि इनके बीच का एंगल जो मुझे दिख रहा था वो 180 डिग्री दिख रहा था, तो मैंने कहा कि भाई रिजल्टेंट आएगा 10 - 4। 10 - 4 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 6, तो आंसर आ गया 6 न्यूटन। अब ये तो फोर्स एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए न्यूटन लिखा, नहीं तो सीधे सीधे वेक्टर बोल देता, कोई सा भी जो होता वेक्टर उसकी यूनिट लिख देते अपन। अब ये मेरे पास 10 - 4 = 6 हो गया। जैसे ही 10 - 4 = 6 हुआ, अब मेरे पास यहां पर इसकी डायरेक्शन निकालनी है मुझे। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो यह समझना होगा कि कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 4 बड़ा है। 10 बड़ा है तो 6 न्यूटन की जो डायरेक्शन आने वाली है वो 10 की डायरेक्शन में ही आने वाली है। बड़े की साइड ही तो सब भागेंगे, छोटे की तरफ थोड़ी ना भागेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? भैया इसकी शीट करनी है अपन को, इसीलिए ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। अब अगर अपन आ जाएं तो यहां पर ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनका अपन यूज करके इसको सॉल्व कर रहे थे। अब मैं यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट और लेता हूं। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जरा इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में इन दोनों वेक्टर के बीच की, देखो भाई अगर किसी ने मुझ पे फोर्स लगाया, एक ने इधर खींचा और दूसरे ने मुझे इधर धक्का दे दिया, रिजल्टेंट क्या आता है अपने पास? √(a² + b² + 2ab cos थीटा। अब समझिएगा अच्छे से, अगर एक ने मुझे इधर धक्का दिया और दूसरे ने मुझे इधर ही धक्का दिया तो दोनों के दोनों का डायरेक्शन सेम था तो ऐड हो गया। तो इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर अगर ए और बी हैं, और ये बहुत सारे केस में एमसीक्यूज में काम आने वाला है, अगर दो वेक्टर मेरे पास ए और बी हैं और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की हो सकती है mod of a + b। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, आपके पास दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? दो वेक्टर के एडिशन, दो वेक्टर अगर हैं तो 0 डिग्री पर अगर हैं तो वो उस समय उन दोनों के बीच की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि रिजल्टेंट होने वाला है a + b। क्लियर? हमने देखा है ना रिजल्टेंट a + b। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी मॉड ऑफ a माइनस बी, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। मतलब कि एक ने मुझे इधर खींचा, एक ने मुझे इधर खींचा, तो भाई साहब देखो इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, तो अगर दोनों बराबर हुए तो कहीं नहीं जाऊंगा, डिफरेंस आ गया 0। मगर अगर ये ज्यादा हुआ तो ये मुझे इधर खींचेगा, इधर चला जाऊंगा, ये ज्यादा हुआ तो इधर चला जाऊंगा। तो भाई जिसका ज्यादा होगा वो उस साइड में चला जाऊंगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है। सो अगर यहां पर हम देखें तो आर मैक्स हमारे पास होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, आर मिन होगा हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपसे कि भैया ये आपके पास 10 न्यूटन 8 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स है, या 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के फोर्सेस से आप कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो और कितना मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर मिनिमम होगा इनका डिफरेंस मतलब 2 न्यूटन और मैक्सिमम होगा इन दोनों का सम यानी कि आपका 18 न्यूटन। सो बेसिकली अगर आपसे कहा गया कि अगर आपके पास ये दो फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन है 8 न्यूटन है, तो बताइए मैक्सिमम कितना फोर्स, आप कहेंगे सम। आपसे बोला जाएगा मिनिमम कितना फोर्स, आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 न्यूटन। क्लियर है ये बात? एक एग्जांपल दूं, अगर एक एग्जांपल और दूं तो यहां पर आप अब एक एग्जांपल और देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है भाई, ये मैंने आपसे कहा कि F1 की वैल्यू आपके पास 5 न्यूटन है और F2 की वैल्यू आपके पास 1 न्यूटन है। तो बताइए यहां से आप कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड कितना मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सभी के आंसर्स का मैं चैट में वेट कर रहा हूं, जरा जल्दी से आंसर निकालो भाई, क्विकली कैलकुलेट, जल्दी निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। फास्ट करिए भाई। यस, क्या आंसर आया? ओके देखो भाई यहां पर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो कि अगर यहां पर अपने पास मैक्सिमम की बात करें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मिनिमम की बात करें तो 5 माइनस 1 यानी 4 न्यूटन, यानी कि मिनिमम तब आएगा जब डिफरेंस होगा और मैक्सिमम तब आएगा जब इनका सम होगा। तो 5 प्लस 1 हो गया 6, 5 माइनस 1 हो गया हमारे पास 4 न्यूटन। तो सम के केस में हमारे पास मैक्सिमम है, डिफरेंस के केस में मिनिमम है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से दोस्तों, क्योंकि अगर ये बैठ गया दिमाग के अंदर तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये कहता हूं, देखो इसका एग्जाम्पल कहां पर आता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास आपसे कहा गया 10 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन के फोर्सेस हैं, ठीक है। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग above 3 फोर्सेस? ये ऊपर वाले तीनों फोर्सेस का यूज करके क्या ये पॉसिबल है कि आप जीरो फोर्स निकाल पाओ? यस और नो। तो आपसे कहा गया कि भैया क्या आप जीरो फोर्स निकाल पाओगे? जीरो कब होगा? जब रिजल्टेंट अपने पास सम जो होगा फैक्टर सम वो जीरो आ जाए। अब मैंने तो यहां पे 3 दे दिए, तो अब आप क्या करो, कोई भी 2 ले लो, आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी 2 ले लो आप। यहां पर मैंने ले लिया ये 2, मैंने कहा भाई यहां पर मेरे पास 3 फोर्सेस हैं, एक है 10 न्यूटन, एक है मेरे पास 5 न्यूटन। तो मैं ये 2 फोर्सेस ले लेता हूं, टेक एनी 2। स्टेप 1 टेक एनी 2।
कोई भी दो फोर्सेस ले लो। अब आपने मैंने ले लिया 10 और 5 एग्जांपल के लिए, सबसे पहला सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां से मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा 10 - 5 यानी 4, सॉरी 10 - 5 इज 5 क्या कर रहा हूं मैं, 10 - 5 इज 5 एंड यहां से मैक्सिमम कितना आएगा 10 + 5 यानी कि 15। इसके अलावा आप थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बदलोगे वैसे वैसे आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू बदलती चली जाएगी, मगर मिनिमम 5 है, 5 से कम नहीं हो सकती, और मैक्सिमम 15 है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकती, 5 से 15 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पर पॉसिबल है। तो अगर यहां पर आप देखें जो तीसरा फोर्स था वो 4 न्यूटन का था, इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 5 से कम आ नहीं सकता। तो अगर मैंने 5 भी मान लिया मिनिमम, तो जो 4 होगा वो उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर 5 - 4 रिजल्टेंट भी निकाला हमने इन दोनों का और उसके साथ तीसरे के साथ, तो वो 1 न्यूटन आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। आप कहेंगे कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको टेस्टिंग के लिए आप थोड़ा दो अलग अलग फोर्सेस ले लीजिए जरा। हमने कहा ठीक है ले लेते हैं, मेथड 2 दूसरा वाला ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं। 5 न्यूटन और 4 न्यूटन ले लिया। अगर इन दोनों का हम देखें तो यहां से मिनिमम फोर्स कितना मिलेगा हमको, मिनिमम मिलेगा हमको 1 न्यूटन, दोनों का डिफरेंस, और यहां से मैक्सिमम फोर्स कितना मिलेगा, दोनों का सम 9 न्यूटन। सो अगर आप देखें तो यहां छूटा हुआ कौन था, 10 न्यूटन छूटा हुआ था बच्चों, और इन दोनों का जो मिनिमम है वो 1 आ रहा है और जो मैक्सिमम आ रहा है वो 9 न्यूटन आ रहा है। अरे भैया 9 न्यूटन से ज्यादा है ये फोर्स जो 10 न्यूटन का है, कहां से ये 0 होगा, कभी बैलेंस आउट कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि इन तीनों फोर्सेस से कभी भी आप 0 रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। 0 क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में तीसरा वाला भाई आ ही नहीं रहा है। अगर आ जाता तो पॉसिबल हो जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो अपने पास इसकी बात हो गई। अब इसके बाद अपने पास मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई। हाँ मैक्सिमम, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए अब अगर अपन देखें यहां पर, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक और स्पेशल केस, ये दिमाग में होना चाहिए, मैं इसका पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं, इसके बाद फिर इसके एप्लीकेशंस भी बताऊंगा। और ये अब जितनी भी चीजें चल रही हैं, आज की क्लास वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की क्लास गलती से भी दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर मैं यहां पर देखूं स्पेशल केस, मेरे पास स्पेशल केस क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और एक्स है। तो उस केस में मेरा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, तो अगर एंगल थीटा मान लूं, दो वेक्टर है, ये भी एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है और ये थीटा एंगल पर, तो जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। अगर यहां पर देखें अपन तो r आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अगर हम यहां पर देखें तो अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम यहां पर देखें तो यह आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर। हाफ एंगल फॉर्मूला कहा था, दिमाग में बैठा लो, कहा था रट डालो, कहा था कि मैं बार बार यूज करूंगा, और देखो फाइनली मैंने यहां पर यूज कर लिया। और जिसको याद नहीं है उन सबके लिए यहां पर लिख कर दे रहा हूं ज्ञानी, और अब मत भूलना बार बार। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर यहां पर थीटा है तो यहां कॉस थीटा बाई 2 होगा। अगर यहां 2 थीटा है जो हमने पढ़ा था तो ये हो जाएगा 2 थीटा का आधा थीटा। अभी यहां थीटा है तो आधा थीटा बाई 2। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखूं तो 2 2 हो गया 4,
तो यहां रिजल्टेंट बन जाएगा 4 का रूट हो गया 2, एक्स स्क्वायर का आ गया x, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का आ गया कॉस थीटा बाई 2, और ये आपके पास फाइनली रिजल्टेंट निकल के आ गया। अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है 2x cos थीटा बाई 2। थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल। 2x cos थीटा बाई 2, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इसकी बत्ती दिमाग में जलती रहनी चाहिए कि अगर दो इक्वल वेक्टर हैं, ऐसे वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब कि दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दैट केस जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से 2x cos theta by 2, where theta is the angle between the two vectors. Theta is angle between two vectors. ये आपके पास आ गया। अब अगर ये आपके पास निकल कर आ चुका है तो इस केस में अब हम आगे बढ़ें और देखें कि भैया डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं तो डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं अपन, और अगर अपन डायरेक्शन यहां पर निकालें तो उस केस में क्या आएगी डायरेक्शन? डायरेक्शन हमारे पास आने वाली है, ये एक और वेक्टर है x, ये वेक्टर है x और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। हम पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे, वैसे आप ट्राइंगल लॉ से भी इसको इधर ले जाइए, फिर दो साइड्स हो जाएंगी ट्राइंगल की सेम ऑर्डर में, तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में इसका रिजल्टेंट होगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या आने वाला है? tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स ए साइन थीटा, याद है अभी बताया था, सॉरी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू बी की जगह एक्स, एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू, नीचे से x कॉमन तो साइन थीटा ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक्स कॉमन, एक्स से एक्स कैंसिल। अगर हाफ एंगल फॉर्मूले अभी याद जो बताए थे वो याद हैं तो साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो आधे हो जाएंगे एंगल थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। और अगर मैं यहां पर देखूं 1 प्लस कॉस थीटा को, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज बेसिकली 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आप यहां पर देखो तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज बेसिकली इक्वल टू tan थीटा बाई 2। सो अगर इक्वेट करें तो 10 से इक्वेट करने पे एंगल मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और ये हमें पता भी था बट हमने फिर भी प्रूव कर लिया कि अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उस केस में जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो उन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर पर होता है, बीच में होता है, एंगुलर बाइसेक्टर पे होता है, बीच में होता है। रिजल्टेंट जो आएगा वो एंगुलर बाइसेक्टर पर होगा, बाइसेक्टर पर होगा रिजल्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है ये? अगर ये बात भी आपको क्लियर है तो अब अपन और आगे बात कर सकते हैं, और अगर आगे बात करें तो यहां पर अपने पास अपन ने जो केस लिख लिया था, फॉर्मूला लिख लिया था दो इक्वल वेक्टर्स के लिए 2x cos थीटा बाई 2, और जो डायरेक्शन आ रही है रिजल्टेंट की वो आ रही है एंगुलर बाइसेक्टर, दैट इज थीटा बाई 2। तो अब यहां पर मैं जो केस बनाने आपके सामने जा रहा हूं, उन सारे केसेस को दिमाग में अच्छे से बैठा लो, याद कर लो, निकलना नहीं चाहिए अपने दिमाग से किसी भी तरह से। क्यों, वो बाद में बताऊंगा जब यूज करूंगा। तो r इज इक्वल टू, अगर मैं सबसे पहली चीज ले लूं, जब थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है, तो ये 0 ही रखोगे आप यहां पे, तो cos 0 होता है अपने पास 1, तो आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 2x। अगर 0 डिग्री रखें तो cos 0 होता है 1, तो यहां पर और रिजल्टेंट एंगल भी आपका 0 डिग्री आएगा। अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं मगर उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री,
तो आप यहां पर रखेंगे 60/2 हो जाएगा 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है आपके पास √3/2, यानी कि जब दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट आता है उनका एक का मैग्नीट्यूड इंटू √3। और अगर आप इसका एंगल निकालेंगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60/2 यानी 30 डिग्री, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर पे आएगा बीच में। बिल्कुल। अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो इक्वल वेक्टर हैं और वो 90 डिग्री पर हैं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास r इज इक्वल्स टू 2x cos 90/2 यानी कि cos 45। cos 45 होता है 1/√2। 2 से ये √2 कैंसिल होके ऊपर एक √2 बचेगा। सो आंसर आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ x, और ये थीटा आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर पर आता है अपना रिजल्टेंट। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? उस केस में यहां पर आप रखेंगे 120/2 यानी cos 60। cos 60 इज 1/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा? x के बराबर। और जो आपके पास एंगल आने वाला है वो आ जाएगा 60 डिग्री, 120/2 यानी कि 60 डिग्री बीच में बाइसेक्टर पे। और अगर अपन लास्ट बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दैट केस r हो जाएगा cos 180/2 यानी cos 90। cos 90 इज 0, तो रिजल्टेंट इज 0। एंड यहां पर अब आप एक गलती मत करना, और वो गलती क्या करोगे आप कहोगे बाइसेक्टर पे आएगा, तो भाई वो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट मत ले जाना, गलती से भी नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप मेन फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो उसमें वो फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए वैलिड नहीं है ना, ध्यान रखना यहां पे। तो ये अपन लोग यहां पर ये ध्यान से कि अल्फा 90 डिग्री यहां पर नहीं आने वाला है अपने पास, या तो यहां पर जो रिजल्टेंट अल्फा आएगा वो अल्फा या तो 0 आएगा या 180 आएगा, दैट डिपेंड्स कि कौन बड़ा है, किसकी, इसको 0 डिग्री माना है, इधर वाले को 180 माना है, दैट डिपेंड्स कि आप किसको क्या मान रहे हो। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, और ये स्पेशल केसेस आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, दिमाग से निकलने नहीं चाहिए। अभी मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंस आपको समझ में तब आएगा। क्लियर है क्या ये बच्चों? सभी को ये क्लियर है? इतनी चीजें दिमाग में बिल्कुल बनी हुई हैं जगह पर कि भैया जब भी मेरे पास ऐसा केस आएगा तो मुझे क्या करना है। एक केस और बताता हूं, देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि ये मेरे पास एक 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये मेरे पास एक 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये एंगल 60 डिग्री है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल के बाइसेक्टर पे ही आएगा इसका रिजल्टेंट। तो अगर मुझे याद हो चुका है कि जब मेरे पास थीटा 60 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो एक वैल्यू का √3 टाइम्स होता है, आंसर डायरेक्ट आएगा 10√3। अब आप कहेंगे कहां से आया? तो आंसर यहां से आया, क्योंकि जब आपके पास दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है वो रिजल्टेंट आपके पास एक वैल्यू का √3 टाइम्स बनता है। तो यहां से मेरे पास ये आ गया निकल के 10√3। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मेरे पास यहां पर फिर से एक और क्वेश्चन लिया, और अब मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास 5 न्यूटन है और ये मेरे पास 5 न्यूटन है, और ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। याद ये रखना है, वेक्टर के बीच का एंगल जब हम निकालते हैं उस केस में या तो दोनों पॉइंटेड अवे होना चाहिए या उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए। ये दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे। तो अगर उस क्लैरिटी के हिसाब से देखें तो ये दोनों पॉइंटेड अवे हैं, इसका मतलब है ये एंगल बिल्कुल सही है। और जब दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं उनके बीच में अगर एंगल 120 डिग्री हो, उस केस में हम क्या कहते हैं? उस केस में हम ये कहते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी आंसर 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहां पर, थोड़ा सा हाथ खुल जाएगा अपना। टिंग टिडिंग,
डिडिडिंग डिडिडिंग डिडिंग डिंग डिंग। ये आपके पास 4 न्यूटन है, ये आपके पास 4 न्यूटन है, ये एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। एक और क्वेश्चन, ये आपके पास 4 न्यूटन है, ये आपके पास 4 न्यूटन है, ये एंगल 60 डिग्री है, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा। एक और क्वेश्चन है, ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास 5 न्यूटन है, ये आपके पास 5 न्यूटन है, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा। तीनों केस में आपको मुझे रिजल्टेंट बताने हैं, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्विकली कैलकुलेटेड। जल्दी से निकालो। ओके, आंसर आ गया क्या? चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबसे पहली बात तो ये 4 न्यूटन है और ये भी 4 न्यूटन है। अगर दोनों के बीच का एंगल 4 न्यूटन है तो उस केस में 4 न्यूटन वैल्यू है और 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट आता है जब दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो √2 टाइम्स ऑफ एक्स, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4√2 न्यूटन आंसर। अब यहां पर जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें थोड़ा झोल था, और वो झोल क्या था? वो ये था कि अगर आप देखो तो ये 4 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, मगर इसमें एक इस पॉइंट की तरफ आ रहा है और एक इस पॉइंट से दूर जा रहा है। बस यही ध्यान रखना था। इसको आगे बढ़ा लो, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तब जाकर ये इनके बीच का एंगल आएगा और वो आ जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब भी हम वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो या तो वो उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए या उस पॉइंट से अवे होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर जब 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट अपन को 4 न्यूटन देते हैं, मतलब इक्वल देते हैं, एक के बराबर देते हैं। यहां 4 था तो 4 आ गया। अब यहां पर अगर देखें ये 4 और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है तो आंसर आ जाएगा 5√3 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अब की बार दोनों एरो इनवर्ड्स हैं। मैंने कहा ना, या तो दोनों आउटवर्ड या दोनों इनवर्ड, इस बार दोनों इनवर्ड्स हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं आई अपन को। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया भाई? ये आपके पास फाइनली कैलकुलेट होके आ चुका है आपका इक्विवेलेंट, जब आप एडिशन की बातें करते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आपके लिए ये है। द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे मैं कहूं कि आपके पास ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 इक्वल वेक्टर हैं और ये एंगल सबका बराबर है, थीटा है। फाइंड थीटा सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज 0। ये तीनों x न्यूटन के हैं। आपको बताना है कि मैं इनके बीच का एंगल थीटा क्या रखूं ताकि रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो 0 आ जाए। इस पे दिमाग लगाइएगा जरूर से, और फिर मुझे इसका आंसर, मैं वेट करूंगा तुम लोगों के आंसर का नेक्स्ट क्लास में, याद से, ठीक है। और अब आज की कक्षा को समाप्त करने का समय आ गया है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। डीएसए आ चुका होगा, डीएसए को करिए, क्योंकि डीएसए से ही अपन को यह एनालाइज हो पाएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं। वहां पर स्टार मार्किंग के साथ जरूर मार्क करिए और फिर मुझे बताइए कि मेरी स्टार मार्किंग और आपकी स्टार मार्किंग वहां पर मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि उन दोनों का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम उन लोगों का जो लेवल होगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट का लेवल होगा, वो सेम होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुलाकात होगी अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए